अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1। नमस्ते बच्चों। अम्ल और क्षारक हमारे रोजमर्रा जीवन में होते हैं। वे दोनों ही हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारे शरीर के अंदर या बाहर काफी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भोजन के निर्माण से लेकर किसी भी पदार्थ के अपघटन तक अम्ल और क्षारक की भागीदारी है। आइए हम अभी राजू और उसके दोस्तों के पास हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना है। कल त्योहार था तो हमारे घर में बहुत से नमकीन, मिठाई, पकोड़े, समोसे बने थे। अच्छा, हमारे घर में भी बहुत से पकवान बने थे, लेकिन खाने के थोड़ी देर बाद पिताजी को पेट में दर्द हो गया, इसलिए वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। वाह, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इमली की चटनी खट्टी और मीठी और कुछ मसालेदार भी। मेरा खाना थोड़ा कड़वा है। आज हरी सब्जी और रोटी लाई हूँ। आज मैं मोतीचूर के लड्डू और कुछ नमकीन लाया हूँ। अरे वाह, किसी ने मिठाई, कुछ ने समोसे, कुछ रोटी और हरी सब्जी लाए हैं। मैं तो पराठे और दही लाई हूँ। सभी अलग अलग स्वाद वाले भोजन लाए हैं। आज तो मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद रसायन विज्ञान की कक्षा है। नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ सर। आज तो हम सब अलग अलग स्वाद के भोजन लाए थे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन और कुछ कड़वे। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। अम्लीय? मैंने सुना कि अम्ल खतरनाक होते हैं। मुझे लता कल ही बता रही थी। अरे नहीं, सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते हैं। ममता, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जो तुम ज्यादातर खाते हो और जिनमें खटास है। इमली की चटनी, नारंगी, इमली, दही, समोसे, अमरूद, सेब और बस। क्या तुम लोगों को पता है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, जिसके कारण इनमें खटास आती है? हमारे खाद्य पदार्थों में अम्ल? हाँ, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। जब तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? यह पच जाता है। हाँ, हमारा शरीर भी कुछ अम्ल का उत्पादन करता है और ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। हाँ बच्चों, जो अम्ल हमारे स्कूल के प्रयोगशाला में हैं, वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। बच्चों, प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल, संक्षारक या कोरोसिव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम चख नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारा मुंह जल जाएगा। सर, मेरे पिताजी को कल बहुत पेट दर्द था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एसिडिटी हुई है। कुछ दवाई दी उन्होंने और बोला कि कुछ एंटासिड है। क्या ये दवाई एसिड को कम करती है? हाँ, गलत खान पान, ज्यादा खटास और ज्यादा मसालेदार खाना खाने पर पेट में अम्ल अधिक हो जाता है। उसके कारण एसिडिटी होती है। तब अगर हम एंटासिड लेते हैं तो हमें आराम मिलता है। इसमें क्षारक होता है। क्या क्षारक अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं? हाँ, इसके बारे में कल बात करेंगे।
दवा लेने के बाद कल मेरे पिताजी 2 घंटे बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। क्षारक भी रासायनिक यौगिक हैं जिन्हें छूना साबुन के जैसा लगता है और आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं है। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उनका कई जगह इस्तेमाल होता है। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। सर, थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब अम्ल पानी में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अम्लों में हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सर, फिर क्षारक में क्या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं? क्षार कोई भी यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पैदा करता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। सर, क्या मुझे क्षारक के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? चूना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सभी क्षारक हैं। क्या साबुन में भी क्षारक है? हाँ बच्चों, रीठा एक प्राकृतिक साबुन है जिसमें क्षारक है। इससे माँ अपने बाल धोती है। हाँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दंत मंजन में चौक के टुकड़े में पालक में अम्ल है या क्षारक है? सर, कुछ पदार्थ मीठे होते हैं, उनमें अम्ल होता है या क्षारक? वे ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय। कुछ पदार्थों में ना अम्ल होता है ना क्षारक। सर, क्या होता है जब अम्ल और क्षारक मिश्रित होते हैं? रिंकू, जब अम्ल और क्षारक पदार्थ का मिश्रण होता है, आमतौर पे लवण या नमक और पानी का उत्पादन होता है। अच्छा। हाँ बच्चों, जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से बनता है। अच्छा। सर, कोई ना कोई सूचक होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षारक है। हर पदार्थ को हम चख कर निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसमें अम्ल या क्षारक है। अभी समय हो गया है, इसके बारे में कल बात करेंगे। बच्चों, कल आप सभी घर से या तो हल्दी, गुड़हल के फूल या प्याज ले आइएगा। बच्चों, हमने अम्ल और क्षारक के बीच अंतर जाना है। जबकि अम्ल पानी में घुल जाता है, अधिकांश क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक पदार्थों का निर्धारण करने वाले संकेतकों के बारे में जानेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 2। क्यों दोस्तों, मुझे देखते ही खट्टापन आ गया ना मुंह में? मेरी बात ही कुछ निराली है। पानी में मिलाओ या भोजन में मिलाओ या तो ऐसे ही चाट लो। आपने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी। याद है, अध्यापक जी ने बच्चों से कहा था कि वे घर से हल्दी, फूल, प्याज ऐसी कुछ चीजें लाएं। शायद इनसे वे सब मिलकर प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि बच्चे क्या क्या लाए हैं घर से। तो चलिए, आज हम बच्चों के साथ उनके स्कूल के लैब में चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ बच्चे करते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, पहन लीजिए अपना लैब कोट और बन जाइए वैज्ञानिक। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के सूचकों के बारे में जानना है।
आज मैं प्रयोग के लिए हल्दी लाया हूँ। तुम सब क्या लाए हो? अरे मैं भी हल्दी ही लाई हूँ। जब मैं कल हल्दी निकाल रही थी, मेरे इस रुमाल पर गिर गई। देखो ये क्या हुआ। कितनी बार साबुन से धोने की कोशिश की, पर बड़ा ही जिद्दी दाग है। मास्टर जी को दिखाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्या है हल्दी में। मैं तो घर से गुड़हल का फूल लाई हूँ। मेरे घर में तो गुड़हल का पौधा है। घंटी बज गई। मास्टर जी आते ही होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, बच्चे तो अलग अलग चीजें लाए हैं घर से। लगता है आज लैब में बहुत मजा आने वाला है। नमस्ते बच्चों, कल मैंने आप लोगों को अम्ल और क्षारक के बारे में बताया था। आज आप हमें इन दोनों के सूचक के बारे में बताएंगे ना सर? हाँ बच्चों, क्योंकि हम सभी पदार्थों को चख नहीं सकते, तो सूचकों की मदद से हम अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते। चलिए देखते हैं ये क्या हैं। सर, मैं गुड़हल के फूल लाई हूँ। आपने हमें इन सभी को लाने के लिए क्यों कहा था? हल्दी, गुड़हल के फूल, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। अच्छा, सूचक हमारी क्या मदद करते हैं? कोई चीज अम्लीय है या क्षारकीय है, सूचकों की मदद से हम पता लगा सकते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचकों को इंसान लैब में बनाता है। सर, मैं भी हैरान हूँ कि ये सांकेतिक कैसे हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि सांकेतिक हो सकती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि प्याज, लहसुन भी सांकेतिक हैं। अरे वाह, घर की रसोई में ही कितने सारे प्राकृतिक सूचक मिल गए। मैं कुछ कागज लाया हूँ जो तरल पदार्थ को सोखते हैं। इस कक्षा को मैं दो समूहों में विभाजित करूंगा। एक समूह एक कागज लेकर उसे हल्दी में भिगोएगा, फिर हम उसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे। हाँ, चलो चलो हम इसे करते हैं। दूसरा समूह क्या करेगा सर? दूसरा समूह इन गुड़हल के फूलों से 2 काम करेगा। सर, हम तैयार हैं। क्या हमें केवल पंखुड़ियों को लेना है? हाँ, पहले इन पंखुड़ियों को पीस लें। पिसे हुए एक हिस्से को इस कागज पर चिपका दें। बचे हुए लेप में उबलता पानी डालें और उसे छान लें। ठीक है सर। सर, मैंने उस कागज को सुखा दिया है। शाबाश। हम इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए दूसरे समूह के लिए इंतजार करेंगे। दोनों कागज सूखने के बाद उन्हें छोटी छोटी पट्टियों में काट लें। मैं 1 घंटे के बाद आप सभी के पास वापस आऊंगा। ठीक है सर, हम ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। बच्चों, दोनों कागज सूख गए हैं। चलो पट्टियों में काटते हैं। मेरे पास 5-5 कटोरियां हैं, जिनमें 5 तरल पदार्थ हैं। आपको इन दोनों में हल्दी और फूलों के लेप से बनी पट्टियों को डालकर निकालना है। सर, मैं करूँगा। आओ। सर, मैंने हल्दी की अलग पट्टियों को हर एक कटोरी में डुबा दिया है। हाँ, अब इन पट्टियों को बाहर निकाल कर रखो। ठीक है सर। लता, क्या तुम बता सकती हो कि क्या हुआ है? हाँ सर, हल्दी की पट्टी 2 कटोरियों में डुबाने के बाद लाल हो गई और बाकी तीनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। क्या आपको समझ आया दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ? सर, क्या मैं फूल के लेप से बनी पट्टी को डुबा सकती हूँ? हाँ, आ जाओ।
सर, 3 कटोरियों में डुबाने के बाद 3 पत्तियों में मैजेंटा लाल रंग दिखाई दे रहा है और 2 पत्तियां हरी हो गई हैं। अच्छा, आप में से एक इन कटोरियों में फूल के घोल की 2 बूंदें डालो। आप क्या देखते हैं? वाह, 2 कटोरियों का तरल पदार्थ हरा और 3 का लाल हो गया है। अच्छा, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हल्दी की पट्टी ने क्षारक को लाल रंग में बदल दिया और अम्लीय घोल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सर, क्या हल्दी के संपर्क में आने पर सभी क्षारक लाल हो जाते हैं? देखा, आखिर मैंने जो निष्कर्ष लगाया था वो आज इन बच्चों ने खुद ही कर दिखाया। कितने होशियार बच्चे हैं। हाँ, और हल्दी अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि हल्दी की पट्टी ने रंग नहीं बदला जब वह अम्ल के संपर्क में आई। ओह, अब मुझे पता चला कि कल जब मैंने मेरे रुमाल को साबुन से धोया तो वह लाल क्यों हो गया। हल्दी ने साबुन को लाल बना दिया। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था। बच्चे तो सच में वैज्ञानिक ही बन गए हैं। अच्छा अवलोकन है। बच्चों, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूचक लिटमस पेपर है। यह लाइकेन से लिया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। सर, ये जो लाल और नीली पट्टी है, क्या यह लिटमस पेपर है? हाँ बच्चों, मैंने 2 कटोरियां ली हैं और इनमें 2 तरल पदार्थों को डाला है। सर, क्या मैं आकर इन लिटमस कागजों को इन कटोरियों में डालकर देखूं कि क्या होगा? आओ। सर, जब मैंने लाल लिटमस पेपर को एक घोल में डुबाया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उसे दूसरे घोल में डुबाया तो वह नीला हो गया। नीले लिटमस पेपर का क्या हुआ? इसका विपरीत प्रभाव है। जबकि एक तरल पदार्थ में डालने से कोई प्रभाव नहीं है और दूसरे में लाल रंग में बदल गया। ये नीले और लाल पेपर का क्या राज है? आइए पता लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कागज लाइकेन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना है। जब लाल लिटमस कागज को अम्लीय घोल में डुबाते हैं तो उसमें कोई असर नहीं दिखता है, लेकिन क्षार में डुबाने से वह नीला हो जाता है। सर, मुझे अब पता लग गया कि जब नीले रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो उसका कोई असर क्यों नहीं दिखता, लेकिन अम्ल के घोल में यह लाल हो जाता है। हाँ, अब आप सब लोगों को पता चल गया है कि इन दोनों में से अम्लीय घोल कौन सा है और क्षारकीय घोल कौन सा। हाँ सर, धन्यवाद। ऐसे ही तो प्रयोग करने से महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने भी अम्ल और क्षारक का पता लगाया था। और देखो, इन बच्चों ने भी प्रयोग करके खुद ही कितनी बड़ी गुत्थी सुलझा दी। आप भी अपने अध्यापकों से कहना कि आप सबको ऐसा कोई प्रयोग करवाएं जिससे आप भी अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, क्या आप इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं? वह मैं कल की कक्षा में समझाऊंगा। बच्चों, हमने देखा कि अम्ल और क्षारक की सूचकों द्वारा कैसे पहचान कर सकते हैं। ये सूचक अम्लीय और क्षारकीय घोल में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अगले वीडियो में हम उस प्रभाव को देखेंगे जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है। हम फिर मिलेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण, भाग 3। नमस्ते बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि अम्ल और क्षारक को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अम्ल और क्षारक का कोई रंग नहीं होता। उन्हें हम सूचकों द्वारा पहचान सकते हैं।
जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या हम राजू के पास फिर चलें? शायद उसके पास, उसके दोस्तों के पास या मास्टर जी के पास इसका उत्तर होगा। तो देर किस बात की, चलिए राजू के पास फिर चलते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पाठशाला में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानना है। फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। हाँ हाँ, चलो गेंद पास करो। आ, 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 आ। दिखाओ क्या हुआ? अरे लगता है कि तुम्हें मधुमक्खी ने काटा है। चलो मास्टर जी के पास। राजू, मोहन, रमा, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। मैं रिंकू को सर के पास ले जा रही हूँ। सर, रिंकू को मधुमक्खी ने काटा है। ओहो रिंकू, तुम रोना नहीं, मैं तुरंत घाव पर बेकिंग सोडा लगा दूंगा। सीता, तुम सिर्फ उसका हाथ पकड़ दो। सर, आप क्या कर रहे हैं? यह बेकिंग सोडा और पानी का लेप है। रिंकू, अपना हाथ दिखाओ, इससे तुरंत आराम मिलेगा। सर, मैं अब थोड़ी ठीक हूँ। क्या मैं घर जाकर आराम कर सकती हूँ? हाँ रिंकू, तुम घर चले जाओ, तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे। अगर सूजन और दर्द कम नहीं होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना। ठीक है सर। सीता, तुम रिंकू के साथ जाओ। ठीक है सर। सर, बेकिंग सोडा मधुमक्खी के डंक की दवा कैसे बन सकता है? जब मधुमक्खी हमें काटती है, वह हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ती है। हमें दर्द इसी कारण होता है। सर, लेकिन अम्ल और बेकिंग सोडा तो क्षारक है। ओहो राजू, सब भूल जाते हो। जब अम्ल और क्षारक का मिश्रण होता है तब नमक और पानी बनता है। परसों ही तो सर ने कहा था। मोहन ने सही कहा। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। इस मिश्रण की वजह से नमक और पानी बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ बेकिंग सोडा ने मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम किया। हाँ, याद आया। अच्छा बच्चों, सोचो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुम ऐसे घावों पर लगा सकते हो? क्या हम टूथपेस्ट को लगा सकते हैं सर? यह भी तो क्षारक है। हाँ, जब कीट काटते हैं, ये क्षारक दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि उदासीनीकरण से बहुत सारे लाभ हैं। हाँ। सर, उस दिन सीता भी कह रही थी कि कैसे उनके पिताजी को त्योहार के दिन एसिडिटी हुई थी। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी। हाँ, और फिर डॉक्टरों ने उन्हें एक एंटासिड दिया था। यह दवाई भी क्षारक ही है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या एंटासिड भी कहते हैं। इससे उन्हें कुछ ही घंटों में राहत मिल गई थी। अच्छा, तो यह भी उदासीनीकरण ही है। सर, और कहाँ पर उदासीनीकरण उपयोग में आता है? कभी कभी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि के कारण मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। यह तब होता है जब बहुत उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ओह, तो क्या यह फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा? हाँ। सर, फिर इसका क्या उपाय है? मिट्टी को ना तो बहुत अम्लीय या बहुत क्षारकीय होना चाहिए, और जब मिट्टी अम्लीय होती है तो उसे कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। सर, मैंने पादपों के अध्याय में पढ़ा था कि खाद भी मिट्टी के लिए उपयोगी है। यह कब इस्तेमाल होती है? हाँ बच्चों, जब मिट्टी क्षारकीय हो जाती है तो खाद का उपयोग करते हैं। जब खाद डाली जाती है तो उसमें रहने वाले जीव
मिट्टी को अम्लीय बनाते हैं। इससे मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ बन जाती है। सर, यह तो हमने अपशिष्ट जल के पाठ में भी पढ़ा था। हाँ, हमने पढ़ा था कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ में अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। शाबाश! यह जब सीधे जलाशयों में बहने दिए जाते हैं तो पानी के जीव जंतुओं को अम्ल नष्ट कर सकता है। काफी जीव मर भी जाते हैं और पानी प्रदूषित हो जाता है। फिर क्या पानी में क्षारक मिलाया जाता है? हाँ, इसीलिए कारखानों का अपशिष्ट जलाशयों में मिलाने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। आमतौर पर ढला हुआ चूना मिलाया जाता है। धन्यवाद सर, हमें उदासीनीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अम्ल और क्षारक हमारे दैनिक जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का मिश्रण उदासीनीकरण अभिक्रिया को जन्म देता है। आपने इस वीडियो में उदासीनीकरण और उसके उपयोगों के बारे में अध्ययन किया है। हम फिर मिलेंगे।